प्यारे बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी में आज की टॉपिक है कूलाम बल का सदिश निरूपण। कूलाम बल का सदिश निरूपण। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलाम बल को पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से कूलाम बल F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है, जहां Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं तथा R उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। चूंकि बल एक सदिश राशि है, इसलिए बल को, कूलाम बल को हम इस प्रकार से उसका सदिश रूप में लिखते हैं। आइए देखते हैं। हम दो अक्ष लेते हैं। यह है x अक्ष और यह है y अक्ष और यह है मूल बिंदु। अब मान लेते हैं कि दो आवेश Q1 व Q2, Q1 यहां पर स्थित है और Q2 यहां पर स्थित है। दो आवेश हैं Q1 और Q2, बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। दोनों आवेश समान प्रकार के हैं। हमने मान लिया कि दोनों आवेश समान प्रकार के हैं। अब Q1 की स्थिति ज्ञात करनी है अगर, तो इसके लिए हम मूल बिंदु से एक रेखा खींचते हैं Q1 तक और इसका वाराग्र एरो Q1 की ओर होता है। यह हो जाता है सदिश R1, सदिश R1 को कहेंगे R1 बराबर हो गया आवेश Q1 की मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित या इसको हम कह सकते हैं कि Q1 का स्थिति सदिश R1 सदिश को हम कह सकते हैं कि आवेश Q1 की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति, अथवा यह भी कह सकते हैं कि Q1 का स्थित सदिश। ठीक इसी प्रकार से Q2 की स्थिति को ज्ञात करना है, तो मूल बिंदु से Q2 तक एक रेखा खींचते हैं जिसका वाराग्र Q2 की ओर होता है। यह होता है R2। इस प्रकार से R2 क्या है? सदिश R2 है आवेश Q2 की मूल बिंदु के सापेक्ष
ये सदिश R2 है, आवेश Q2 की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित, या इसको कह सकते हैं Q2 का स्थिति सदिश। ध्यान दीजिए, R2 है, सदिश R2 आवेश Q2 की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश है, या Q2 का स्थित सदिश कहलाएगा। यानी ध्यान दीजिए, जहां से हम शुरू करते हैं और जहां पे समाप्त होता है, जहां पे वाराग्र है, Q2 पर वाराग्र है, यानी ये Q2 की स्थिति को बताता है। सदिश R2 Q2 की स्थिति को बताता है मूल बिंदु के सापेक्ष, जहां से प्रारंभ हो रहा है। इसी प्रकार से ये R1 Q1 की स्थिति को बताता है मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु से स्टार्ट हुआ है, इसलिए मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति को बताता है। इसी प्रकार से एक अन्य सदिश हम लेते हैं, जैसे ये जो Q2 से स्टार्ट होकर के Q1 पर समाप्त हो रहा है, यह हो गया R12, वेक्टर R12, अर्थात वेक्टर R12 ये क्या होगा, यह हो जाएगा Q1 की Q2 के सापेक्ष स्थिति, Q1 की Q2 के सापेक्ष स्थिति। ध्यान दीजिए, क्यों Q2 के सापेक्ष है, क्योंकि Q2 से प्रारंभ होकर Q1 तक जा रहा है वेक्टर। इसी प्रकार हम दूसरा एक वेक्टर लें, ऐसे जो Q1 से स्टार्ट होकर Q2 पर जा रहा है, इसको हम कहेंगे R21, वेक्टर R21। इस प्रकार से वेक्टर R21 ये क्या होगा, Q2 की Q1 के सापेक्ष स्थिति, यह हो जाएगा Q2 की Q1 के सापेक्ष स्थिति। ध्यान दीजिए, एक बार मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं। जैसे मूल बिंदु से Q1 तक ये वेक्टर गया, जहां से स्टार्ट हुआ है उसके सापेक्ष Q1 की स्थिति, यानी ये R1 बता रहा है, R1 बता रहा है कि आवेश Q1 की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति। R1 बता रहा है Q1 की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति। इसी प्रकार R2 बता रहा है R2 आवेश Q2 की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति, अर्थात Q2 का स्थिति सदिश, यानी जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके सापेक्ष स्थिति बता रहा है। ठीक इसी तरह से यह वेक्टर R12 Q2 से स्टार्ट हो रहा है, Q1 पर जा रहा है, इसलिए यह Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति है, इसको बता रहा है। और यह Q1 से स्टार्ट होकर के Q2 पर जा रहा है, अर्थात यह Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति बता रहा है। ठीक, ध्यान दीजिए। अब हम एक अन्य वेक्टर लें, जैसे R12 कैट, R12 कैट, इसको कहते हैं एकांक सदिश, एकांक सदिश। ये जो एकांक सदिश होता है, यह सदिश की केवल दिशा को बताता है। जैसे कोई वेक्टर हो, वेक्टर A,
तो वेक्टर ए है और इसका एकांक सदिश हो गया ए कैप। ए कैप वेक्टर ए की दिशा को बताता है, केवल दिशा को बताता है। यानी वेक्टर r12 कैप यह बताएगा r12 कैप यह बता रहा है r12 का एकांक सदिश है। r12 का एकांक सदिश, r12 का एकांक सदिश का मतलब यह वेक्टर r12 कैप वेक्टर r12 की दिशा को बता रहा है। इसी प्रकार से r21 कैप यह हो जाएगा r21 वेक्टर r21 का एकांक सदिश, एकांक सदिश। यानी r21 कैप वेक्टर r21 का एकांक सदिश है, यानी वेक्टर r21 की दिशा को बता रहा है। अब हम बल का सदिश निरूपण करें तो ये जैसा कि माने हम कि दोनों समान प्रकार का आवेश है और हमने पढ़ा है कि समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। यानी आवेश Q1 Q2 पर बल लगाएगा प्रतिकर्षण बल, यानी आवेश Q1 Q2 को दूर हटाएगा, इधर हटाएगा, इधर को हटाएगा, और आवेश Q2 Q1 को इधर को हटाएगा। मालूम है, पहले इसको लें, आवेश Q1 Q2 को इधर किस दिशा में बल लगा रहा है? अगर इस बल को हम लिखें F21 ये क्या है? F21 का मतलब ये होगा कि Q2 पर Q1 के कारण बल, यानी बल F21 ये बराबर हो गया Q2 पर Q1 के कारण बल। F21 ये क्या है? Q2 पर Q1 के कारण बल। और इसी प्रकार से F12 ये हो जाएगा Q1 पर Q2 के कारण बल, Q1 पर Q2 के कारण बल। अब हम बल का सदिश निरूपण करें तो सदिश निरूपण में सबसे पहले हम परिमाण लिखते हैं और उसके बाद दिशा लिखते हैं। तो आइए हम पहले ये लेते हैं F12 का परिमाण हो जाएगा K Q1 Q2 बटा r², यह हो गया K Q1 Q2 बटा r², ये हो गया परिमाण। अब दिशा लिखना है। दिशा को ध्यान से देखिए, F12 यह है F12 यानी आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, यह F12 की दिशा इधर है, F12 की दिशा इधर है और इस दिशा में एक और वेक्टर है, कौन? R12। इसी दिशा में एक और वेक्टर है R12 और R12 की दिशा को बताने वाला, जैसे कि R12 क्या है? R12 का एकांक सदिश है, यानी R12 की दिशा को ये बताता है। यानी दिशा की जगह पर R12 की दिशा की जगह पर हम लिख सकते हैं
R12 कैप, चूंकि R12 की दिशा वही है जो F12 की है, इसलिए F12 की दिशा की जगह पर हम R12 कैप लिख सकते हैं। यानी ये हो जाएगा इंटू R12 कैप, R12 कैप, ये हो गया दिशा, ये दिशा बता रहा है, ये परिमाण बता रहा है पार्ट और ये दिशा बता रहा है। इसी प्रकार से हम F21 को लिखें, इसका परिमाण हो जाएगा K, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये हो गया परिमाण। दिशा को देखिए, F21 की दिशा, F21 की दिशा यह है, इस दिशा में F21, और इसी दिशा में एक अन्य सदिश है R21, एक अन्य सदिश है R21। R21 की दिशा को बता रहा है R21 कैप, क्योंकि R21 कैप R21 सदिश का एकांक सदिश है। एकांक सदिश पहले हम बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि एकांक सदिश केवल दिशा को बताता है। यानी बल F21 की दिशा वही है जो R21 की दिशा है, और R21 की दिशा को व्यक्त करने के लिए अन्य वेक्टर है R21 कैप, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं R21 कैप। R21 कैप R21 की दिशा को बता रहा है, क्योंकि R21 की दिशा में ही F21 है, इसलिए F21 की दिशा की जगह पर R21 कैप लिख सकते हैं। ये दिशा को बता रहा है, दिशा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये और ये दोनों क्या है, कूलाम बल के सदिश निरूपण, कूलाम बल के सदिश निरूपण है। इस प्रकार से हम कूलाम बल का सदिश निरूपण कर सकते हैं। थोड़ा और ध्यान दें, ये जो है F12 बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू R12 कैप, और F21 बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू R21 कैप, ये कूलाम बल के सदिश निरूपण। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दें, ये वेक्टर R12 की दिशा इधर है, ये R12 की दिशा इधर है, और R21 की दिशा इधर है, और दिशा को व्यक्त करने वाले वेक्टर ये हैं R12 कैप। R12 कैप वेक्टर R12 की दिशा को बता रहा है, और R21 कैप वेक्टर R21 की दिशा को बता रहा है। देख रहे हैं कि वेक्टर R12 की दिशा इधर है और R21 की दिशा इधर है, यानी विपरीत। यानी हम लिख सकते हैं कि R12 कैप इज इक्वल टू R21 कैप माइनस R21 कैप। विपरीत दिशा होने के कारण यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अब इसको हम समीकरण 1 रखें और इसको यदि हम 2 माने तो ध्यान दें, समीकरण 1 में मान रखने पर R12 कैप का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो हो जाएगा F12 बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और R12 कैप की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस R2
1 कैप माइनस R21 कैप, ये हो जाएगा इंटू माइनस R21 कैप। माइनस को बाहर करें, ये हो जाएगा F12 बराबर हो जाएगा माइनस K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू R21 कैप, R21 कैप। अब ध्यान दीजिए कि ये K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू R21 कैप क्या है, ये बल 221 के बराबर है। यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं F21, ये हो गया F12 सदिश F12 बराबर माइनस F21 सदिश F21। हमने पढ़ा है न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसमें पढ़े हैं कि एक वस्तु जब दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। बल बराबर होता है लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और या न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। तो हम यहां कह सकते हैं इससे हम कह सकते हैं कि अतः कूलाम नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। कूलाम नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। यानी इस तरह से हमने यह भी सिद्ध कर दिया कि जो कूलाम का नियम है वह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। यदि परीक्षा में यह आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, आपको पूरा इस तरह से सिद्ध करना होगा। ठीक, और आगे फिर अगले वीडियो में हम चलेंगे। धन्यवाद।